नमस्कार दोस्तों, संविधान के आज के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारी वीडियोस को भी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं संविधान की, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। वो ना तो सिर्फ एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, इवन वो किसी कॉमन पर्सन के लिए भी, उसकी अवेयरनेस के लिए, उसके राइट्स को जानने के लिए भी ये सेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे आप ना तो सिर्फ अपने अधिकारों को समझेंगे, बल्कि इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को इम्पॉर्टेंट तरीके से आप सीख सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं और आगे भी किसी को अवेयर कर सकते हैं। आपको जानकारी रहेगी तो आप समाज में भी अपनी ये अवेयरनेस और स्प्रेड कर सकते हैं। तो आइए बिना वक्त गवाए हम इसको शुरुआत करते हैं फंडामेंटल राइट्स से। तो फंडामेंटल राइट सबसे पहले तो जो लिया गया है, इसके बेसिक पॉइंट्स अगर हम डिस्कस करें इसको शुरू करने से पहले, तो फंडामेंटल राइट जो कि पार्ट थर्ड में आता है संविधान के, और इसमें जो आर्टिकल्स शामिल होते हैं वो होते हैं आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक। फंडामेंटल राइट्स को हमने अमेरिका से ग्रहण किया था। इसको न्याय संगत माना जाता है और तो और ये भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये माना जाता है कि फंडामेंटल राइट एक तरीके से भारत का मैग्ना कार्टा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को एक तरीके से स्वतंत्रता और आज़ादी की रक्षा का गारंटी देता है। ये अबाध या स्थायी नहीं है, यानी कि एक तरीके से ये अबाध और यह स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। ये पूर्ण नहीं पर योग्य ज़रूर है। ये कंप्लीट नहीं है लेकिन ये योग्य है, एलिजिबल है। इसमें से कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि इमरजेंसी अगर लग जाती है तो उसमें से 2 आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनको छोड़ करके बाकी सारे आर्टिकल्स सस्पेंड कर दिए जाते हैं। अब ये आर्टिकल्स कौन से हैं? तो ये आर्टिकल हैं आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ये इमरजेंसी के टाइम पर सस्पेंड कर दिए जाते हैं। दूसरी चीज़, इसमें जो ये फंडामेंटल राइट्स है, इसमें जो हम आर्टिकल्स आपको बता रहे हैं, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक, इसके कुछ सेक्शंस इसको डिवाइड किए हुए हैं। यानी कि इन आर्टिकल्स को हम कुछ पार्ट्स में पढ़ेंगे, जिसमें कि जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जिसमें कि सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है राइट टू इक्वेलिटी, यानी कि समानता का अधिकार। इसके अंतर्गत जो आर्टिकल्स आते हैं वो आते हैं आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक। फिर आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, वो है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में जो आर्टिकल्स शामिल हैं वो है 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक। थर्ड जो पार्ट है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का अर्थ क्या हो गया? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें जो आर्टिकल्स शामिल होते हैं वो होते हैं आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। फिर इसके फोर्थ पार्ट पर आते हैं, वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि अपने धर्म को स्वतंत्रतापूर्वक अपनाने का अधिकार। इसमें जो आर्टिकल शामिल होते हैं वो होते हैं आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक। फिर आता है इसके फिफ्थ पार्ट पर, यानी कि जो फंडामेंटल राइट का फिफ्थ पार्ट है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ रिलीजन, यानी कि सांस्कृतिक और धार्मिक एजुकेशन का जो अधिकार है उसका भी एक तरीके से एक अधिकार वो भी हमें प्राप्त है। और उसके अंतर्गत जो आर्टिकल्स आते हैं वो आते हैं आर्टिकल 29 और 30। फिर इसके बाद जो आर्टिकल 31 है वो एक तरीके से राइट टू प्रॉपर्टी था, लेकिन अब उसको अमेंडमेंट के थ्रू उसको सस्पेंड कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया था, जिसके तहत अब प्रॉपर्टी का राइट यानी राइट टू प्रॉपर्टी जो है अब एक कानून के तहत अधिकार बन गया है, जो कि आता है आर्टिकल 300A में। ये एक अधिकार
ना होकर के अब ये कानून बना दिया है। तो इसको जो आर्टिकल 31 है वो सस्पेंडेड कर दिया गया है अमेंडमेंट के थ्रू। जो आपका अमेंडमेंट था उसके थ्रू इसको हटा दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया है। फिर आते हैं इसके आर्टिकल 32 पर, जो कि बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, यानी कि जो अधिकार है वो संवैधानिक, जो रेमेडीज़ हैं, उपचार हैं, संवैधानिक जो उपचार हमें दिए गए हैं उसका भी हमें अधिकार है। और इसके तहत जो आर्टिकल आता है वो आता है आर्टिकल 32। तो ये हमारे 6 टाइप्स के फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनको कि हम कुछ हिस्सों में इन्हीं हिस्सों में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम ये पूरा कवर करेंगे तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, जो कि आपको कहीं ना कहीं बोरिंग भी करनी शुरू हो जाएगी। तो हम इनको थोड़े थोड़े सेक्शंस में, कुछ पार्ट्स में इसको कवर करेंगे और आसानी से आप इसको समझ भी सकते हैं। इंटरेस्टिंग वे से हम इसको समझाएंगे। तो आइए इसको शुरुआत करते हैं आर्टिकल 12 से। आर्टिकल 12 जिसमें कि बात की गई है राज्य की परिभाषा से, यानी कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट में जो आर्टिकल 12 में जो कवर होता है वो स्टेट हमने किसको बोला है, इंडिया के लिए बोला है, देश के लिए बोला है, जिसमें राज्य शब्द में सरकार और संसद तो शामिल होता ही है। इसके अलावा राज्यों की सरकार और जो विधायिका हैं वो भी शामिल हैं। इसके साथ ही आर्टिकल 13 की बात करें, यानी कि 12 में स्टेट की बात की गई है, जिसमें कि सरकार यानी कि गवर्नमेंट और पार्लियामेंट शामिल होंगे। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट और विधायिकाएं भी शामिल होंगी। इसके साथ अब हम आते हैं आर्टिकल 13 पर। आर्टिकल 13 में जो बात कही गई है वो कही गई है सभी कानून जो किसी भी फंडामेंटल राइट के साथ असंगत है, यानी कि यहाँ पे उन कानूनों की बात की गई है कि यदि कोई भी कानून फंडामेंटल राइट के बीच में आता है, इन्फ्रिंज करता है या अपमान करते हैं किसी कानून के द्वारा, उनको इन्फ्रिंज होने का अगर कहीं पे कोई दिखता है तो उस केस में वो कानून अमान्य माने जाएंगे। जैसे कि आपके डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स हो गया और पिट्स एंड सब्सटेंस वाला, ये आपके जो थ्योरीज़ हैं वो इसमें कवर होती हैं। यानी कि एक तरीके से आर्टिकल 13 में जो बात कही गई है वो उन सारे लॉज की बात की गई है जिनमें कि अगर कोई भी वो कानून फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता है तो वो कानून ही रद्द कर दिया जाएगा, वो कानून ही अमान्य माना जाएगा। तो ये इस तरीके से आर्टिकल 13 की बात हो गई। इनमें से यदि कोई भी अनुच्छेद में की गई बात आर्टिकल 368 के अधीन की गए हैं, यानी कि कोई भी अगर अनुच्छेद में कोई बदलाव किए गए हैं, कोई भी बात है, तो आर्टिकल 360 के अधीन किए गए संविधान संशोधन के ऊपर वो लागू नहीं होगी। तो ये बात हो गई इतनी हमारे आर्टिकल्स की 12 और 13 की, कुछ बेसिक पॉइंट्स जो कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने चर्चा की है। अब जो मेन आधार है इन फंडामेंटल राइट्स का, अब हम वो शुरू कर रहे हैं और वो शुरू होता है इसके पहले पार्ट से, जो कि है समानता के अधिकार से, यानी कि राइट टू इक्वेलिटी, जिसमें कि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि आर्टिकल इसमें कवर होते हैं 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक, जिसमें कि आर्टिकल 14 में जो बात की गई है वो बात की गई है कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, यानी कि एक तरीके से कहें तो इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। यहाँ पर अगर हम कहें, क्योंकि समानता का अधिकार की बात हो रही है और आर्टिकल 14 ही सबसे पहले शुरू जो कर रहा है कानून के समक्ष समानता की बात कर रहा है, तो ये एक तरीके से जो लिया गया है ये ब्रिटिश मूल से लिया गया है और ये एक तरीके से नकारात्मक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। तो वहीं जो कानून का समान संरक्षण की बात की गई है, जो कि ये अमेरिकी मूल से लिया गया है और ये एक तरीके से सकारात्मक धारणा दिखाता है, यानी कि पॉजिटिव इम्पैक्ट ये शो करता है, जिसमें कि कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक इसमें
कानून के समक्ष इक्वल रहेगा। यानी कि अगर किसी ने क्राइम किया है तो चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन हो, कोई आम व्यक्ति हो, कोई बिजनेसमैन हो, वो कानून के समक्ष इक्वल ही माना जाएगा। उसके लिए कानून समान ही रहेगा। इसके अलावा अगर कानूनों का समान संरक्षण है, अगर कहीं से कोई कानून ऐसा है उसको प्रिवेंट कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो बिजनेसमैन को ही प्रोटेक्ट करेगा या किसी पॉलिटिशियन को ही प्रोटेक्ट करेगा। वो अगर प्रोटेक्ट कर रहा है तो वो हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को प्रोटेक्ट करेगा। तो इस तरीके से आर्टिकल 14 में कहा गया है कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण। तो ये इस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जाता है। फिर आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 जो बात करता है वो एक तरीके से बताता है कि कोई भी नागरिक या कोई भी व्यक्ति जो कि धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भेदभाव इसको निषिद्ध करता है, यानी कि प्रतिबंध लगाया जाता है। यानी किसी भी व्यक्ति को इन आधार पर भेदभाव उसके साथ नहीं किया जा सकता, प्रोहिबिट करता है, एक तरीके से उसको रोकता है। किन आधारों पर, क्या ग्राउंड्स हैं? तो ये ग्राउंड्स हैं रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इन आधारों पर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सिटीजन को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। इसको डिस्क्रिमिनेट करने से यहाँ पे रोका जा रहा है, जिसमें कि पहले इसके कुछ पार्ट्स हैं। तो इसके पार्ट्स को सबसे पहले हम करते हैं 14(1) से। तो कोई भी नागरिक, यानी कि ये एक तरीके से भारत के जो नागरिक हैं उनके लिए कहा गया है। इसमें कहा गया है, यानी 14(1) में, आर्टिकल 14(1) में ये एक्सप्लेन किया गया है कि कोई भी नागरिक जो कि केवल धर्म के आधार पर, रेस के, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, इनमें से किसी भी आधार पर अगर किसी को, किसी भी व्यक्ति को इन आधारों पर, किसी भी नागरिक को इन आधारों पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। किसी के साथ, इनमें से किसी भी ग्राउंड के साथ भेदभाव नहीं होगा। तो सेक्शन आर्टिकल 14(2) में ये बोला गया है कि कोई भी नागरिक, ये भी नागरिक के लिए है। ये ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे नागरिकों के लिए हैं, यानी भारतीय मूल के जो व्यक्ति होंगे, भारतीय नागरिकों के लिए हैं। इनमें से जो आर्टिकल 20 और 21 हैं वो सभी के लिए हैं। इसमें बाहरी व्यक्ति भी जो भारत में रह रहे हैं, जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं है, उनके पास भी इसके अधिकार होंगे। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 14(2) की बात हो रही है वो ये है आर्टिकल 15(2), यानी अब तक हम जो पढ़ रहे हैं 14 हमने कंप्लीट किया, यानी जिसमें कि हमने कानून के समक्ष समानता की बात की थी, समान संरक्षण की बात की थी। अब आर्टिकल 15 की बात, जिसमें हम कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को इन ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, जिसमें 15(1) को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। 15(1) में जिसमें बोला है कि कोई भी नागरिक को हम इन ग्राउंड्स पर जो है किसी एक भी ग्राउंड पर हम इसमें से भेदभाव नहीं करेंगे। 15(2) में ये बताया गया है कि कोई भी नागरिक, इसमें भी भारत के नागरिकों को शामिल किया गया है कि जो हमारे ये ग्राउंड्स हैं, धर्म, सेक्स, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट, और इनमें से कोई एक भी आधार पर किसी भी व्यक्ति को डिसेबल्ड, लायबिलिटी या रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है, या कोई भी कंडीशन इन आधार पर किसी को लगाई नहीं जा सकती है। इन आधारों पर किस चीज़ के लिए? कोई भी शॉप चलानी हो, या कोई पब्लिक रेस्टोरेंट हो, होटल हो, या कोई पब्लिक एंटरटेनमेंट की जगह हो, इन आधारों पर उनके ऊपर लायबिलिटी, डिसेबिलिटी या रेस्ट्रिक्शंस, कंडीशंस नहीं लगाए जा सकते। मान लीजिए, सिंपल सी बात है, उदाहरण के तौर पर हम आपको समझाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इन ग्राउंड्स के आधार पर पाया जाता है कि ये धर्म का व्यक्ति इस यहाँ पर शॉप नहीं चला सकता, या इस धर्म का व्यक्ति या इस बर्थ प्लेस का जो व्यक्ति है वो यहाँ पे कोई
रेस्टोरेंट या होटल या प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट नहीं कर सकता। तो इस तरीके के ग्राउंड्स यहाँ पर इसको अलाउ नहीं करते हैं, यानी कि इन ग्राउंड्स पर इन कामों को करने के लिए इन आधारों पर उस व्यक्ति को मना नहीं कर सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारी सेक्शन आर्टिकल 15(2) की। आर्टिकल 15(2) में ही एक बी पार्ट भी है, यानी कि ये जो हमने शॉप्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, पब्लिक प्लेस एंटरटेनमेंट की जो बात की है, ये 15(2) के ए पार्ट है। 15(2) का ही एक बी पार्ट भी है, जिसमें कि और क्या क्या चीज़ों को करने से पब्लिक इन ग्राउंड को मना नहीं कर सकते, जैसे कुआं हो गया, स्नान घाट हो गए यानी कि नहाने की जगह हो गई, द्वीपों को, सार्वजनिक मनोरंजन स्थानों का उपयोग या जो पूर्ण या आंशिक रूप से राज्य निधि से जुड़े हुए हैं या आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित हैं, उनको भी इन ग्राउंड्स पे किसी व्यक्ति को इसका इस्तेमाल करने से आप नहीं रोक सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि आर्टिकल 15 का जो 2 सेक्शन है, सेकंड सेक्शन है, उसमें 2 पार्ट्स हैं। ए जिसमें कि शॉप्स, रेस्टोरेंट, होटल्स और पब्लिक एंटरटेनमेंट्स, इनको करने से आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते इन ग्राउंड्स पर। और बी में कुएं, तालाब, स्नान घाट, द्वीपों और जो पूजा स्थल हैं उनको, और जो राज्य निधि से जुड़े हुए जो स्थल होंगे उनको उपयोग करने से आप आम जनता के उपयोग के लिए वो समर्पित हैं, इसलिए उन ग्राउंड्स पर किसी भी व्यक्ति को आप आने जाने से या उनका इस्तेमाल करने से आप उसको नहीं रोक सकते हैं। अब यहाँ पर ये बात होती है आर्टिकल 15 की। अब यहाँ पे अब आगे चलते हैं हम, वो है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 जो कि किस बारे में चर्चा कर रहा है, वो बात कर रहा है लोक वैगन के मामले में अवसर की संभावनाएं, यानी कि अगर कोई जॉब्स हैं या कोई गवर्नमेंट वैकेंसीज़ हैं, तो उसमें आप जो है किसी भी अवसर की संभावनाएं दे सकते हैं, जिसमें कि अगर इसमें भी सेक्शंस हैं यानी कि 1, 2, 3, 4, लेकिन जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है 16(4), जिसमें राज्य के जो पिछड़े वर्ग के जो नागरिकों के लिए सरकारी नौकरियां आरक्षित करने की अनुमति देता है। यानी कि एक तरीके से कहें तो यहाँ पर जॉब्स में या सरकारी नौकरियों में जो पिछड़ा वर्ग है उनको एक समान लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो क्योंकि वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली या वो एक सोशली वो बैकवर्ड उसमें है, तो उसको एक तरीके से कानून समानता का अवसर देना चाहता है। तो 16(4) में स्टेट गवर्नमेंट सरकारी नौकरियों में उन बैकवर्ड क्लासेस के जो सिटीजन्स होंगे उनको अवसर प्रदान करेगी। ये एक तरीके से कहें तो उनके लिए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात की गई है। यहाँ पर आर्टिकल 16, क्योंकि कभी कभी एक स्पेसिफिक सेक्शन, स्पेसिफिक पार्ट भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी बात या बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन की बात कौन से उसमें की गई है, तो आप क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आर्टिकल 16 के पार्ट 4 में ये बात कही गई है। अब इसके बाद आते हैं हम आर्टिकल 17 पर। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का सिद्धांत कहता है, यानी कि अनटचेबिलिटी का प्रिंसिपल बताता है, यानी कि आप किसी भी व्यक्ति को छुआछूत या फिर आप ऊंच नीच या अमीरी गरीबी से आप उसको उसका तिरस्कार नहीं कर सकते, उसका भेदभाव नहीं कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, आर्टिकल 17 बात करती है अनटचेबिलिटी की। आप किसी की धर्म के आधार पर उसको कहीं से निकाल नहीं सकते हैं, आप उसको अमीरी गरीबी के उस पर आप उसको कहीं से छू नहीं सकते हैं, तो इस पर आपको एक तरीके से कानून एक्शन ले सकती है। इसके बाद आर्टिकल 18 की बात कहें तो आर्टिकल 18 जो बात करता है वो करता है उपाधियों का उन्मूलन की। उपाधियों का उन्मूलन जिसमें कि एक तरीके से जो हमें कहीं से बाहर से डिग्रीज़ मिल रही हैं या हमें कहीं से कोई उपाधि मिल रही है, तो उसके लिए यहाँ पर एक तरीके से समान हमें अवसर दिए जा रहे हैं। डिग्रियों का उन्मूलन का अध्ययन हम यहाँ पर बात करते हैं। इसके बाद आर्टिकल 18 यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है।
यहाँ पे एक तरीके से हमारा एक सेक्शन कवर हो गया, जो हमारा इक्वलिटी, जो समानता का अधिकार है, उसके अंतर्गत जो हमारे आर्टिकल शामिल हो रहे हैं। तो इसमें हम जो है हमारा ये सेक्शन कवर हो गया है। इसके आगे के सेक्शन को, जो कि है स्वतंत्रता का अधिकार, उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, जो कि इसमें आर्टिकल्स आते हैं हमारे 90 से लेकर 22, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको स्किप मत कीजिएगा, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, आपको नई नई जानकारियाँ हम लाकर देते रहेंगे। धन्यवाद।